क्लासेस होते हैं उसमें इतना डिटेल में जाने का समय नहीं होता है कि पूरा आपका सिलेबस आईएएस लेवल का 20-25 लेक्चर में खत्म कर दिया जाए, लेकिन कुछ टॉपिक को मैं आईएएस लेवल का लूँगा, थोड़ा सा आपको हिंट लग जाएगा, गाइड मिल जाएगी कि कैसे आईएएस पेपर किस तरह से आता है, ठीक है। और ये कोशिश करेंगे तो इस तरह से आप लोग जो है ध्यान दीजिएगा। बॉटल पानी जरा रख लीजिए। हम लोग इन्वायरमेंट्स और इकोलॉजी इकोसिस्टम के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। और यूपीएससी की बात करते हैं। यूपीएससी का मतलब प्रॉपर आईएएस का, पीसीएस की मजिस्ट्रेट की बात नहीं कर रहा। अमूमन जो है 45 क्वेश्चन और 50 के क्वेश्चन के बीच में अगर आपने टैकल कर लिया, सही से कर लिया, आप कब क्वालिफाई हो जाओगे। और इस दो टॉपिक में अगर केवल इन्वायरमेंट्स और ज्योग्राफी को ले लिया जाए तो अप्रॉक्सीमेट 39-40 क्वेश्चन आता है, 39 और 40 क्वेश्चन यही आता है। हाईली कंसेप्चुअल टॉपिक होता है, इसके केवल कॉन्सेप्ट सिर्फ आप बेहतरीन कर लीजिए, सिर्फ इसी से आप मतलब जो है मजबूती से ये कर लें, और बाकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी और हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, ये सब मिलाकर करंट का सब मिला करके 55 2-2 3 अगर हुआ तो आराम से बेड़ा पार। तो आप ध्यान दीजिएगा, उसमें से इसमें सिर्फ जो है एनवायरमेंट का 13 से 14 सवाल आप यूपीएससी पूछा, जहां आप 45 क्वेश्चन में 40 से 45 क्वेश्चन में आप यूपीएससी का प्रीलिम्स क्वालिफाई कर ले रहे हो, 13-14 सवाल पूछना चाहता हूं। और जो टॉपिक है उसको सभी आईएएस या प्रॉपर लेवल्स का तो डीप में नहीं जा सकते, टाइम इतना नहीं रहेगा, कितना खत्म करते हैं, लेकिन कुछ टॉपिक हम आपको आज से करवाएंगे कि जो भी हो जाए आपको ये लगे कि सवाल ऐसे आता है। लेकिन हाँ, जो 40 से 45 क्वेश्चन जो आता है, एक एक क्वेश्चन करने के जो है आदमी को जब तक मजबूती से नहीं पढ़ा रहेगा, कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा होगा, और हर एक एक शब्द जो सिविल में पूछा गया है इसमें, हर एक एक शब्द के बारे में पूरी तरह से आपकी गिरफ्त नहीं रहेगी, पकड़ नहीं रहेगी, तब तक आप पूरी तरह से कॉन्फिडेंस नहीं कर सकते। समझ रहे हो मेरी बात? तो ये ना सोचो 40 से 45, वो 40-45 बहुत होता है, और देखो किस तरह से होता है ये चीज। हमने पढ़ा था हम लोगों ने पढ़ा था इकोलॉजी पढ़ा, ठीक है। और इकोलॉजी का कई स्तरीकरण किया था, स्तरीकरण किया था कि नहीं, कि इकोलॉजी कई लेवल पर होती है। और पढ़ा था पहला लेवल क्या था, इंडिविजुअल लेवल पर, दूसरा पॉपुलेशन लेवल पर, तीसरा कम्युनिटी लेवल पर, और तीसरा इको सिस्टम, और क्या है बायो और बायोस्फीयर।
यूपीएससी जो है आपसे सवाल कैसे पूछेगा ये चीज हमें देखना। सारी चीज इसी में सिमटी हुई है, लेकिन इसका कौन कौन सा डायमेंशन आपसे पूछा जाएगा, कौन कौन सी चीजें पूछी जाएंगी और उसका क्या लेवल पूछा जाएगा, यही चीज जिस समय आपको ग्रिफ में आपके अंडर में आ गई चीज और इस चीज को समझ जाओगे ऑटोमेटिकली आप इसको बड़े आदमी से पाएंगे। इकोलॉजी का मतलब क्या हुआ? इकोलॉजी का मतलब क्या हुआ? पारिस्थितिकी। और पारिस्थितिकी का मतलब क्या हो? आवास का बताइए। व्हाट इज इकोलॉजी? बहुत अच्छा आप लोग पढ़े थे, दिक्कत नहीं। बताइए इकोलॉजी क्या चीज है? बीच के बिल्कुल सही। अब मैंने कहा जैव और अजैव के बीच पारस्परिक जो संबंध होता है उसे इकोलॉजी बोलते हैं। हम लोग जैव हैं, हमारा अजैव के साथ संबंध है, हवा से, पानी से, सूर्य की ताप से, ऊष्मा से, सब चीजों से है। और मैंने बताया कि इकोलॉजी को कई लेवल्स पर पढ़ा जाएगा। इंडिविजुअल्स लेवल पर, पॉपुलेशंस लेवल पर, कम्युनिटी के लेवल पर, इकोसिस्टम के लेवल पर, बायोम के रिस्पेक्ट में और बायोस्फीयर के रिस्पेक्ट में। ठीक है, इसका मतलब हुआ कि इकोसिस्टम इकोलॉजी हुई, बायो इकोलॉजी, ये सब जो अमूमन कमीशन क्वेश्चन पूछता है वो इकोसिस्टम से पूछता है। इकोसिस्टम से बहुत सारे सवाल पूछेगा। दूसरी बात है बायोम से पूछेगा। बायोम से ये नहीं पूछेगा कौन सा ये बायोम कहाँ पे है। हर बायोम की अपनी कैरेक्टरिस्टिक फीचर होती है। हर बायोम में स्पेसिफिक काइंड के एनिमल्स मिलेंगे, हर बायोम की स्पेसिफिक काइंड के प्लांट मिलेंगे, हर बायोम की एक टॉलरेंस रेंज होगी, हर बायोम की अलग अलग फीचर होगी, उसी से उठा करके एक पूछेगा। तो हम आज शुरू करते हैं इकोसिस्टम को डीप कर पढ़ते हुए, और सारे इकोसिस्टम को नहीं पढ़ेंगे, कुछ इकोसिस्टम को हम सिविल लेवल पे जो आता है उस हिसाब से पढ़ेंगे। ठीक, जैसे आप लिख लीजिए, देखिए अभी सिर्फ इकोसिस्टम, इसको इस तरह से लिखिए, और इकोसिस्टम कितने प्रकार की होती है? एक्वाटिक का मतलब जलीय, जलीय पारिस्थितिकी तंत्र, और दूसरा टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम यानी स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र। ठीक, पारिस्थितिकी तंत्र को हमने दो भागों में डिवाइड किया, एक जलीय, एक स्थलीय। अब देखिए दो ही चीज तो इकोसिस्टम में आप देखोगे, एक तो थल वाला हो जाएगा जमीन के ऊपर, और एक पानी के ऊपर। अब देखिए इसमें हम ये डिवाइड करते हैं।
लेकिन डीट से लेंगे यूपीएससी वगैरह कैसे होगा आप इस टॉपिक को नहीं लेना चाहता, क्योंकि इलाज आपको मजबूती से अगर हो जाएगा तो एक आइडिया लग जाएगा। मैं बता रहा हूँ, ठीक है, एक तो जलीय पारिस्थितिकी तंत्र, एक स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र। जलीय पारिस्थितिकी तंत्र को 3 भागों में डिवाइड किया। स्वच्छ जल पारिस्थितिकी तंत्र, खारा जलीय पारिस्थितिकी तंत्र, मैरीन का अधिकतम क्या बोलेंगे, ये भी खारा नमकीन भी होगा, ये समुद्र वाला पानी होगा। स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र को 3 भागों में डिवाइड किया। घास के मैदान का पारिस्थितिकी तंत्र होगा, वन पारिस्थितिकी तंत्र होगा, और ये क्या होगा, रेगिस्तान की पारिस्थितिकी तंत्र होगा। ठीक है, अभी सारी बात होती है, बस थोड़ा सा जो चीज मैं देख कर नहीं पढ़ाऊंगा वो इंग्लिश, लेकिन जो डिक्टेट कराऊंगा हिंदी में वो हिंदी के वर्ड बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं याद है मुझे, तो इस वजह से दिक्कत है कि इंग्लिश में लगेगा जो आपको लिखवाएंगे वो चीज़ हो जाएगी। आप देखिए, पारिस्थितिकी तंत्र को ब्रॉडली कितने भागों में डिवाइड किया गया, 2 भागों में। एक क्या है, जलीय पारिस्थितिकी तंत्र, एक्वाटिक का मतलब जलीय। दूसरा स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र, और जलीय पारिस्थितिकी तंत्र को 3 भागों में डिवाइड किया गया। फ्रेश वाटर, दूसरा ब्रैकिश इकोसिस्टम, एंड थर्ड इज मैराइन इकोसिस्टम। जो समंदर का पानी होता है और जो नदी का पानी होता है, क्या एक तरह होता है? नहीं होता है। जो समंदर का पानी होता है और जो दलदल का पानी होता है, क्या एक तरह होता है? नहीं होता है। तो देखिए, एक नदी का पानी जो है फ्रेश वाटर होता है, दलदल का पानी या स्टरीज का होगा या टाइडल जोन के रोज होगा ब्रैकिश वाटर, और मैरीन जो समंदर खुले समुद्र का पानी। एक और होता है ब्राइन इकोसिस्टम, वो भी बताएंगे वाले पर, बट इकोसिस्टम और पृथ्वी के धरातल पर अगर किसी इकोसिस्टम की बात करेंगे तो मोस्टली 3 तरह से हम बात करेंगे। एक तो हम घास के मैदान पर पारिस्थितिकी पढ़ सकते हैं, और दूसरा फॉरेस्ट का वन इकोसिस्टम पढ़ सकते हैं, और तीसरा डिसर्ट। मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि इकोसिस्टम ये पूरा उठा करके यहाँ से यूपीएससी लगातार सवाल हिट कर रहा है, और कैसे कैसे करेगा वो चीज़, ठीक है। टेरेस्ट्रियल का करेंगे, ग्रॉसलैंड्स का, दुनिया में कितने प्रकार के ग्रॉसलैंड है, एक ट्रॉपिकल ग्रॉसलैंड है, टेम्परेट ग्रॉसलैंड है। टेम्परेट ग्रॉसलैंड की क्या क्वालिटी होती है और उसका ट्रॉपिकल की क्या होगी, उसके साथ कौन कौन से फ्लोरा एंड फौना पाए जाएंगे वो चीज़ देखेंगे। और फॉरेस्ट का एक पूरा टॉपिक ही है, वर्ल्ड फॉरेस्ट का और इंडियन फॉरेस्ट रिस्पेक्ट, वो हम लोग पढ़ लेंगे। डिसर्ट का कोई फ्लोरा खाना बहुत कम होते हैं, बहुत ज़्यादा इसमें दिख जाना है। आपको जो एक्वाटिक इकोसिस्टम का होगा, यानी जलीय पारिस्थितिकी तंत्र का, यहाँ से आपको सवाल यूपीएससी बहुत मजबूती से सवाल पूछेगा, और वहाँ से आपने कंप्लीट कर लिया तो ठीक है। तो लिख लीजिए, जलीय पारिस्थितिकी तंत्र, एक्वाटिक इकोसिस्टम, ठीक है। जलीय इकोसिस्टम, ठीक है। लिखिए आप
गया। अब लिखिए इसमें, ऐसा पारिस्थितिकी तंत्र, ऐसा पारिस्थितिकी तंत्र, एक भूमिका पहले बना ले पाए, ऐसा पारिस्थितिकी तंत्र जिनमें जल प्रमुख निवास स्थान होता है, उसे जलीय पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। ऐसा लिखिए आपने, ऐसा पारिस्थितिकी तंत्र जिसमें जल प्रमुख निवास स्थान होता है, उसे जलीय पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। निवास स्थान कैसा होगा? पानी वाला, तो जलीय पारिस्थितिकी हो गया बात। अब देखिए इसमें कैसा होगा, फ्रेश वाटर का भी होगा, नदी झील का भी हो सकता है, ब्रैकिश वाटर का भी हो सकता है, और समंदर का भी हो सकता है। भाई यही तो पानी का है, तो कैटेगराइजेशन कर दिया। अब आगे लिख लीजिए, इसको क्लासिफिकेशन लिखिए, इसको क्लासिफिकेशन लिख लीजिए। अब लिख लीजिए स्वच्छ जल पारिस्थितिकी तंत्र। पहला स्वच्छ जल पारिस्थितिकी तंत्र, स्वच्छ जल पारिस्थितिकी तंत्र में, स्वच्छ जल पारिस्थितिकी तंत्र में आगे आइए, पीछे की बढ़ रहे आगे बढ़ने की कोशिश करिए। स्वच्छ जल पारिस्थितिकी तंत्र में लवणता की मात्रा अत्यधिक कम होती है। 5 ppt से कम। क्या है ppt? पार्ट पर ppm होता है ना, मिलियन। अगर ppm मिलियन की बात, ट्रिलियन नहीं, ट्रिलियन तो बहुत हो जाएगा। मतलब ये है 1000 हिस्से में, देख लिया, अगर 1000 हिस्सा ले लिया जाए, अगर 1000 हिस्सा, तो उसमें 5 हिस्सा क्या है? साल्ट। अगला लिख लीजिए, ब्रैकिश वाटर इकोसिस्टम। दूसरा ब्रैकिश, खारा, ब्रैकिश वाटर इकोसिस्टम, इसकी लवणता कितनी है? इसकी लवणता 5 से 35 तक ppm तक होगी। ये होगी बात। आगे लिख लीजिए, इसमें लिख लीजिए क्या क्या चीज आएगी। मैंग्रोव ले लीजिए, मार्शी यानी दलदल क्षेत्र ले लीजिए, मार्शी, मार्शी का दलदल। इशरीज को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? इशरीज, इशरीज को इशरीज बोलते हैं शायद, इशरीज बोलते हैं ना। तीसरा लिखिए समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र। समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र में लिखिए, इसका जो सैलिनिटी लवणता तो होगी 35
से ज्यादा होगी, ज्यादा होगी। ये गहरे समुद्र में, गहरे समुद्र होते हैं, निचले समुद्र होते हैं, एक छोटा नोट बना के लिख लीजिएगा, एक बनता था ब्राइन वाटर। इसमें जो है 50 ppt से ज्यादा होता है। ppt को समझ रहे हो ना आप? समझ रही हैं? नहीं समझ रही? आप नहीं समझ रही? पीपीटी को बताया पार्ट पर 1000, यानी अगर कोई चीज हिस्सा 1000 है तो उस 1000 में कितना हिस्सा नमक का है। यही तो बात हुई। बहुत ही छोटी छोटी चीजों को सीखिए, उसी चीज से काम आएगा। ठीक है, तो इसलिए आप अगर आप नहीं समझ गए, बैठी हैं, तो अपने आप को धोखा मत दीजिए। पार्ट पर 1000, पीपीएम क्या होगा? पार्ट पर मिलियंस। तो इस तरह से बात करें। आप देख रहे हो ये क्या है? ये समुद्र का बेसिन और किसी समुद्र के अंदर लाइफ किस बात पर डिपेंड करेगी? ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन कहां से मिलेगी? शैवाल कैसे मिलेगी? और शैवाल को फिर कैसे अपना खाना बनाएगा? तब करेगी। लेकिन क्या नाम है, टोटल हम इकोसिस्टोलॉजी के हिसाब से पढ़ेंगे तो ताप, जैसे किसी पानी के अंदर पूरा एक फूड चेन, बहुत सारे फूड चेन हो गया और फूड वेब्स होंगे। किसी भी फूड चेन और फूड वेब की पहली कड़ी क्या होगी? पहली कड़ी उसका ऑटोट्रॉफ होगा, स्वपोषी होगा ना। और स्वपोषी से परपोषी के कई T2, T3, T4 इस तरह होंगे। तो अच्छा, स्वपोषी किस बात पर डिपेंड होगा? स्वपोषी किस बात पर डिपेंड होगा? सनलाइट पे, बहुत सही, सनलाइट पे। तो देखिए क्या होता है, ये कौन सा रीजन होगा? किसी समुद्र के अंदर जैसे एंट्री करोगे तो पैसे पानी पहली बार जब एंट्री करोगे तो कौन सा जोन होता है? जलमग्न क्या बोलते हैं? कॉन्टिनेंटल शेल्फ। और उसके बाद क्या आएगा? कॉन्टिनेंटल स्लोप आएगा। फिर उसके बाद कॉन्टिनेंटल राइज आएगा। फिर उसके बाद प्लेन सरफेस आएगा। यही तो बात हुई ना। हम इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ से देखते हैं
ये दो रीजन में बांट दिया गया है, लिटोरल जोन और लिम्नेटिक जोन। लिटोरल और लिम्नेटिक जोन। इस लिटोरल में किसी समंदर के अंदर सन की लाइट कहां तक पहुंच पाएगी? यही नहीं पूछेगा, एक स्टेटमेंट देगा, दूसरा देगा, तीसरा देगा, क्या पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा पूछेगा। किसी समंदर के अंदर यानी पानी के अंदर जो सन की लाइट की पेनिट्रेशन पावर होती है, विभेदन क्षमता जो होगी, वो अप्रॉक्सीमेट 200 मीटर तक पहुंचता है। 200 मीटर की अभी मैं बेसिक बात कर रहा हूँ, फिर पढ़ा टॉपिक थोड़ी बेसिक आपको बता कर ले हम लोग, फिर उसके बाद टॉपिक पे आते हैं, तभी आपको थोड़ा क्लियर होगा। और 200 मीटर तक लाइट पेनिट्रेट करती है। जहां तक लाइट पहुंचता है उसको क्या बोलते हैं? फोटिक जोन बोलते हैं। फोटिक का मतलब जहां पर प्रकाश पहुंचता है। अब जहां पर प्रकाश अंदर नहीं जा पाता है क्या बोलते हैं? किसी भी चीज के पीछे अगर पहले ए लग गया है, ए का मतलब एब्सेंट। अगर किसी नाम के पीछे यू लग गया है तो क्या है? यू कैरियाट नहीं पड़ा, यू क्या है? यू कैरियाट मतलब ट्रू, जहां पहले कोई आगे ट्रू। अगर किसी नाम के पहले अगर प्रोटो लिख गया तो क्या मतलब हुआ? सिंपल, सबसे पहला प्रोटो पहला सबसे सिंपलेस्ट है। तो ये सब कुछ चीजें आपको जो लिटरल मीनिंग है, शब्दों का लिटरल मीनिंग आपको मालूम होना चाहिए। उससे बहुत सारे सवाल आप बहुत सारे कहीं फंसे तो उसको देख करके समझ में आ जाएगा ये होगा। ये बात समझ रहे हो? ये 200 मीटर तक ये है लाइट पहुंच सकता है। सवाल पूछा ही जाता है कि क्या आप बताइए, सन की लाइट अगर समंदर के अंदर जाएगी तो जितना लाइट यहाँ रहेगी उतना यहाँ पर रहेगी? समझिए। तो जहां तक स्ट्रिंग थोड़ा बहुत भी जाती है लाइट, तो कहां तक जाएगी? 200 मीटर तक जाएगी। इसमें भी फोटिक जोन में भी 2 जोन होते हैं। कौन से हैं? ऊंचाई आवाज, ठीक है। कौन सी होगी? यूफोटिक और डिस्फोटिक। इसमें भी 2 रीजन हो जाएंगे, यूफोटिक और डिस्फोटिक। फोटिक की कितनी दूर तक है? 200। अब सवाल उठता है यूफोटिक कितना होगा? अप्रॉक्सीमेट 80 मीटर माना जाता है। 80 के नीचे डिस्फोटिक। यूफोटिक डिस्फोटिक क्यों माना गया?
भाई क्या बोले? मात्रा की मात्रा के हाँ नहीं, प्रश्नार्थ की मात्रा है। देखिए यू का मतलब ट्रू और फोटिक का मतलब फोटोसिंथेसिस। जहां पर कंप्लीटली प्लांट फोटोसिंथेसिस कर ले जा रहा है, जहां पर पौधे इफिशिएंटली बहुत ही अच्छी तरीके से प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाते, अगर पूरे समंदर का लिटोरल जोन क्या है, इसमें 2-3 तरह के पौधे मिलेंगे। एक इमर्ज, एक सबमर्ज और एक फ्लोट। एक पौधा, एक ऐसा पौधे होंगे कि समंदर जैसे शुरू होगा तो सीधे आप यहां तक तो नहीं पहुंच रहे ना, यहां तो बहुत दूर है। तो जब उसके बगल में हो सकता है कुछ प्लांट ऐसे हो जो समंदर के, लेकिन उसकी बाहर टहनियां बाहर निकल गई, तो जो इमर्ज का मतलब जो बाहर निकले होते हैं, सबमर्ज का मतलब है पौधे हैं लेकिन डूबे हुए हैं, घास होते हैं सब उसमें। अब दूसरे फ्लोट करेंगे यहीं पर। एक्चुअली ये टेरेस्ट्रियल जोन से एक कुछ किलोमीटर की दूरी होती है, अप्रॉक्सिमेट 200 किलोमीटर इस तरह होती है। अब एग्जैक्ट डाटा नहीं आ रहा है, मैं क्योंकि ओशनोग्राफी नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं एक बेसिक हम बात बता रहे हैं कि लिटोरल जोन जो होता है, लिटोरल जोन में 3 तरह के प्लांट्स हैं। एक इमर्ज जो पानी के बाहर आ गया है, दूसरा सबमर्ज जो डूबा हुआ है, अब तीसरा फ्लोट करेगा। अब देखिए क्या मसला है, जो पूरा समंदर है, पूरा बेसिन है समंदर, उस समंदर में जो लिटोरल जोन है वो कितना % है? वो समंदर का अप्रॉक्सीमेट वो 10% है, 10% लिटोरल जोन। लेकिन मेरी बात समझ रहे नहीं, जो समंदर जो भी है, लिटोरल जोन कितना प्रतिशत है? 10%। लेकिन ये लिटोरल जोन जो होता है पूरे समंदर का 90% जीव लाइफ यही रहती है। आप खुद सोचिए, किसी नदी के किनारे जाओगे तो मछलियां किनारे में जल्दी मिलेगी नहीं मिलेगी, या लाइफ किनारे मिलेगा कि नहीं मिलेगा? क्योंकि लाइफ किनारे इसलिए क्योंकि लाइफ मतलब प्लांट भी तो है। लिटोरल जोन constitute approximate 10% of the whole ocean, but it's give a shelter approximately 90% life of ocean। यानी लिटोरल जो है पूरे समंदर का 10% होता है, लेकिन टोटल जीवन जो देता है 90%। ये सब बेसिक फैक्ट्स डाटा पीसीएस वगैरह में क्वेश्चन जब मजबूत आएगा या आईएएस वगैरह जो आएगा इस चीज में देगा क्या, तो इस तरह से कराएगा। अभी हम बेसिक पढ़ रहे हैं, उसे नहीं एक्वाटिक्स में इकोसिस्टम में देखते हैं। अभी क्या क्या पढ़ना है कैसे कुछ चीज बताते हैं। ये बात समझ गए? अच्छा, इस समंदर के जितने भी जीव हैं उनको भी हम 3 तरह के, चूंकि समंदर बहुत गहरा भी होता है, बहुत बड़ा होता है। आप देखो कि जमीन के ऊपर हम लोग चलते हैं तो लगता है सब लैंड मास है ना, आप उसके बावजूद भी आप देखोगे कि समंदर जो होता है वो 70% है और 30% लैंड मास है और 30% हम लोग लगता है
तो जिस तरह से ये हमारे पृथ्वी के ऊपर बहुत सारे वैलीज हैं, हाइया हैं, प्लेन्स हैं, हिल्स हैं, माउंटेन्स हैं, इसी तरह समंदर के अंदर की दुनिया में भी ये सारी चीजें पाई जाती हैं। अगर पूछा जाए दुनिया का सबसे बड़ा माउंटेन कौन सा है हमारे यहाँ? दुनिया का सबसे बड़ा पूछ रहा हूं, बड़ा का मतलब ये थोड़ी है कि ऊंचा पूछ रहा हूँ, बड़ा का पूछ रहा हूँ। जमीन के ऊपर क्या है? सबसे बड़ा एंटीज है। दूसरा सबसे बड़ा माउंटेन कौन सा है? तीसरा सबसे बड़ा कौन सा है? थोड़ी पूछ रहा हूँ, आनंदबाजी के हिसाब से पहले बात करेंगे ना। हाल भी नहीं है। देखिए एक बात ध्यान देना, पैर वापस आ जाएगा ना। दुनिया का सबसे बड़ा जो माउंटेन है कौन सी है? दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पर ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ऑस्ट्रेलिया का नहीं है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ऑस्ट्रेलिया का यही तो है। प्यासे भूमि की धरती किसको कहते हैं? प्यासे भूमि की धरती ऑस्ट्रेलिया को प्यासे भूमि की धरती कहते हैं। अब सवाल उठता है कि ऑस्ट्रेलिया को चारों तरफ पानी से घिरा है ना, समुद्र आप देखिए मैप पे, फिर क्यों कहा जाता है कि ये प्यासे भूमि की जमीन है? भाई आपके जमीन के नीचे क्या है? हमारे इंडिया में क्या बोलते हैं, कौन सा पानी है? इधर तो है भाई, इधर इधर चले जाओ अरब सागर, इधर चले जाओ अरब सागर, नीचे चलो इंडियन ओशन, सब तो हमारा भी जो देश चारों तरफ से उससे समंदर से घिरा है। तो कैसे है? क्यों डिजर्ट है? देखिए ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पूरा सामने पड़ जा रहा है। इधर ही से तो हवाएं चलकर समुद्र से लाएंगे पानी, और ये जाकर के उससे ग्रेट डिवाइडिंग रेंज से टकरा करके पर्वतीय वर्षा जबरदस्त कर देगी, और इधर ही तो सब रह जाएगा पानी। सबसे बड़ा माउंटेन, दूसरा, तीसरा, चौथा, यूराल माउंटेन। यूरोप एशिया के बीच में है कि नहीं है? नहीं समझ आ रही बात? चारों में सिमिलरिटी क्या दिख रही है आपको? What is similarity in these four mountains? इन चारों पर्वतों में क्या सिमिलरिटी दिख रही है? नजर जो तेज होती है उसका कुछ ताड़ जाते हैं। बताइए। कुछ नहीं, हमने लिखा सब कुछ लकीरों पर।
चारों माउंटेन्स का जो दौड़ है यानी फ्लो है वो नॉर्थ टू साउथ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? अगर कमीशन ने ये पूछ लिया कि दुनिया का सबसे बड़ा माउंटेन जो ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है वो कौन सबसे बड़ा है, तब क्या बताओगे? हिमालय। तो जो आप लोग हिमालय कर रहे थे, अब हिमालय आया। ओवरऑल लेंथ की जो बात करेंगे, लेकिन अगर कमीशन ने ये पूछ लिया कि हॉरिजॉन्टल मूवमेंट्स में सबसे बड़ा माउंटेन कौन सा है, तो क्या बताओगे? अब भारत का सबसे बड़ा माउंटेन क्या था? भारत का सबसे बड़ा माउंटेन कौन सा है, कौन बताएगा? आप लोग उसी केटू और मैं ऊंचाई नहीं पूछ रहा हूँ। शिवालिक हिमालय, तो हिमालय का एक समझ हिमालय ही तो हुआ। तो सबसे बड़ा माउंटेन कौन सा है भारत का? तो बात हिमालय करेंगे ना, फिर उसको तोड़ क्यों रहा है? उसमें ये सवाल कमीशन यही सब चीज तो देखेगा। बताइए, लार्जेस्ट माउंटेन इन इंडिया, सबसे बड़ा माउंटेन कौन सा है? ऊंची नहीं, लंबाई में पूछ रहा हूँ। अब बताइए, जब एंडीज की बात कर रहे हैं तो लंबाई तो कर दी। पर्वत है सबसे ऊंचा, पर्वत है सबसे ऊंचा, हम साया आसमान का, ये संतरी हमारा, ये पासमा हमारा। संतरी का मतलब क्या होता है? कहते हैं कि उस गेट का संतरी खड़ा हुआ है, रक्षक। और पास का मतलब जो रास्ता होता है, पास का। पर्वत सबसे ऊंचा, हम साया आसमान की तरह से, ये संतरी हमारा, ये पासमा हमारा, ये हमारा साइबेरिया से आने वाली ठंडी हवाओं को रोकता है। तो प्रोटेक्टर हुआ कि नहीं हुआ? इससे बहुत सारे दर्रे हैं कि नहीं है? ऐसा समझ आई बात? अब भारत का सबसे बड़ा माउंटेन कौन सा बताओ? कुछ तो है सिस्टम, क्योंकि बार बार नहीं हम एक्सेप्ट कर रहे हैं। भारत का सबसे बड़ा माउंटेन वेस्टर्न घाट है। क्यों सबसे बड़ा है बताओ यार, उसका लॉजिक तो तभी तो। और उस चीज को यही सब देखिए, एनालिसिस ही यूपीएससी देगा। पीसीएस वनडे वाले फैक्ट्स तो तुम रट लोगे, एनालिसिस जो होगा एनालिसिस वाला क्यों है वेस्टर्न घाट, क्यों है हिमालय? अब तक हम हिमालय वाले पर चिल्ला रहे हैं। हिमालय की लेंथ कितनी है? कितनी है बताइए? अप्रॉक्सीमेट 2400 किलोमीटर से 2500 किलोमीटर है कि नहीं है? आप करेक्ट है, ये पहले क्यों नहीं बताया था? और वेस्टर्न घाट की लंबाई कितनी है? यही तो है, कितना? 16 किलोमीटर। फिर क्यों नहीं हिमालय सबसे ज्यादा है? कुछ नहीं, 1200 किलोमीटर। 1200 किलोमीटर अप्रोक्सीमेट हिमालय कहाँ है? नेपाल का पार्ट हो गया।
तो हमारे पास सबसे बड़ा 1200 किलोमीटर हिमालय का है। तो भारत का सबसे बड़ा माउंटेन कौन सा होगा? सवाल ऐसे क्वेश्चन देगा, पहला स्टेटमेंट, दूसरा स्टेटमेंट, तीसरा, फिर अब पूछेगा पहला के बाद सही है, दूसरा सही है, पहला तीसरा सही है। तो आदमी जहाँ हिमालय देखेगा तो पहले तो पूछ पड़ेगा कि मिल गया है, तो वही बता देगा। अगर पूछेगा इस पृथ्वी के धरातल पर सबसे बड़ा माउंटेन कौन सा है पृथ्वी के ऊपर? पृथ्वी पर सबसे बड़ा माउंटेन कौन सा है? समुद्र की दुनिया को भी देखेंगे, समुद्र की दुनिया भी तो है कि नहीं है? और जब 30% ये लैंड मास है और 70% क्या है? ओशन है। इसका मतलब ये हुआ कि पानी की दुनिया कहीं ज्यादा है कि नहीं? समझे? तो जाहिर सी बात है, अभी हमने बात की कि जिस तरह पृथ्वी के धरातल पर प्लेन है, प्लेट्यूज है, हिल है, माउंटेन है, वैलीज है, इसी तरह से समुद्र की दुनिया में कुछ चीज है। तो अगर माउंटेन है तो खतरा हो सकता है समुद्र के नीचे भी हो, समुद्र में भी माउंटेन बड़ा हो। अगर बात कर रहे हैं कि सबसे गहरा पूछे पृथ्वी के ऊपर सबसे गहरी खाई कौन सी है, तो हम यही बात कह सकते हैं कि समुद्र के अंदर की मैरियाना ट्रेंच जो है समुद्र के अंदर की खाई है। और लैंड के ऊपर भी तो कोई खाई होगी और गहरी, कोई भी हो, मैं ये कह रहा हूं। तो उस पृथ्वी के ऊपर सबसे बड़ा माउंटेन जो मारो गूगल देखो तो देख लेंगे, देखिए रिचेस पढ़े आप कि नहीं पढ़े? रिचेस पढ़े कि नहीं पढ़े? काफी पढ़ा होगा। रिचेस क्या होते हैं और रिचेस कैसे होते हैं? बताइए, रिचेस कैसे बनते हैं? ये यूपीएससी ऐसे अंदर डाल के चीजें एनालिसिस करके पूछेगा, वैसे नहीं दे देगा। 100 में 45 क्वेश्चन लाते 15-20 क्वेश्चन कॉन्फिडेंस आदमी मार पाता है। किसकी वजह से? देखो आप देखिए, सुन लीजिए, हम अभी बेसिक बात थोड़ा कर रहे हैं, अभी अपने सिस्टम इकोसिस्टम में आएंगे, क्योंकि ये भूमिका जब तक नहीं बन पाएगी तो फिर कोई सिर्फ आप आए क्या करेंगे। अब देखिए, सबसे ज्यादा दलाई जाते हैं तो यूपी बिहार के लड़के ही सबसे आया करते हैं। सबसे ज्यादा होता क्या है, अब यहाँ बीएससी सीखिए, इंग्लिश बहुत फ्लुएंट हो गया। और होता क्या है, जब वहाँ पर क्लासेस होती है तो मोस्टली साउथ इंडियन टीचर होते हैं, बाहर साल ही पूछते तब इंग्लिश में पूछेंगे। तो जब बोलते हैं तो कितना ऐड करके बोलेंगे कि जैसे मुझे काफियाबाद, जैसे काफियाबाद, तो जैसे यूपी बिहार में तो जैसे आए एक से कहा आए तो उससे तो वो भूल गए, उससे पूछा सब लाइन भूल गए। प्लेट के मूवमेंट कितने प्रकार के होते हैं? प्लेट एक साथ दूर जाते हैं, एक दूर जाते हैं और एक पास आते हैं और एक दोनों रगड़ के चले जाते हैं। मैंने कहा
ओशियानिक रिज की बात, अभी वो भी नहीं बता, वो हमारा टॉपिक में देखिए। जैसे देखिए सबसे बड़ा माउंटेन पृथ्वी की धरातल पर मिड ओशियानिक रिज है, मिड ओशियानिक रिज। सवाल पूछा जाता है, पूछा जाएगा मिड ओशियानिक रिज का शेप कैसा है। बहुत कमीशन का फेवरेट सवाल है कि मिड ओशियानिक रिज का शेप कैसा है। मिड ओशियानिक रिज का पहली बात, दो प्लेट जब दूर जाते हैं तो होगा। मिड ओशियानिक रिज कहां पर है, दूसरा सवाल है। अटलांटिक ओशन में है ये मिड ओशियानिक रिज, अटलांटिक ओशन में है। अब देखिए क्या होगा, जहां पर कटक होंगे समंदर के अंदर, जहां भी कटक बनेंगे सदैव कितने होंगे, समंदर के अंदर अगर कटक बनेंगे तो उनकी संख्या कितनी होगी, जुद होगी। क्योंकि वही चीज को पूछवाएगा, ये बताओ स्टेटमेंट क्या ये हो सकता है, ये। अब देखिए मेरी बात ध्यान सुनिए। अब देखो एक प्लेट इधर गया और एक प्लेट, मैग्मा क्या होगा, नीचे से। तो जो इस प्लेट के सहारे से चिपकेगा और एक प्लेट के सहारे चिपकेगा, तो एक माउंटेन ये बन जाएगा, एक माउंटेन। तो जहां बनेंगे सदैव टूटता, इसलिए कि जब प्लेट नीचे गई दूर, नीचे से मैग्मा आया, अब मैग्मा जैसे ऊपर आएगा तो प्लेट के सहारे ही तो चिपकेगा। और दुनिया का सबसे बड़ा माउंटेन अगर देखा जाए मिड ओशियानिक रिज, एंडीज की हाइट कितनी है, लंबाई 7,000, सही है 7,000 तक, लेकिन मिड ओशियानिक रिज का 14,000 किलोमीटर तक है। पूछा जाता है कि जो अटलांटिक ओशन का मिड ओशियानिक रिज का शेप कैसा, पूछेगा, सिर्फ नहीं पूछा है, यस शेप अब आया दिमाग, यस शेप का शेप है। यह सवाल 3 बार कमीशन ने पूछा है कि यस शेप का रिज कहां मिलेगा, लेकिन हमें ओशियानोग्राफी नहीं पढ़ाना, हमें अपने पिता से पढ़ाना। हम तो इतना भूमिका सिर्फ बनाए थे कि ये चीज है। तो आप देखिए समंदर की दुनिया है और समंदर की दुनिया में बहुत सारे लाइफ है। और आपने अभी बताया कि इस पृथ्वी के धरातल पर अगर 100 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के निकलते हैं तो सबसे ज्यादा ऑक्सीजन कहाँ पैदा हो रहा है, कहाँ पे होगा, ये को देखो कह रहे हो से होगा, तो पेड़ और पूरा देखो इक्वेटोरियल फॉरेस्ट है, उनको क्लियर देखो खाने नहीं होगा। ये कैरिबियन ओशियन में होगा, जबकि पानी में कौन सा पेड़ है, प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है, पौधे से होगा। पौधे कहाँ है, आपका मिलिट्री वो दिखा, वो नहीं एड्रेस में लगे का नाम तो बोलते हैं। कहाँ होगा सबसे ज्यादा प्रकाश संश्लेषण, समंदर में होगा। इसका मतलब हुआ कि जब सबसे ज्यादा प्रकाश संश्लेषण यही हो रहा है
तो ऑटोट्रॉफ भी सबसे ज़्यादा यही होंगे। और जो ऑटोट्रॉफ जब होंगे तो इसका मतलब है कि एनिमल्स तभी वहाँ पर हो सकता है जहाँ पर ऑटोट्रॉफ सुपोषी होंगे, वहीं पर एनिमल होंगे। अगर ऑटोट्रॉफ नहीं होगा तो क्या एनिमल रहेंगे? नहीं रह सकते। अब देखिए, अब जो हम बात करते जा रहे हैं बेसिक कॉन्सेप्ट बताने जा रहे हैं। अगले दिन से मिलिट्री प्रोग्राम के आइएगा बढ़िया से जो है। अब देखिए, पढ़ाई जो होती बहुत ही फूल और रिलैक्स माइंड में करिए, तभी आप लंबे देर तक पढ़ सकते हो, तभी आपको लंबे देर की कैपेसिटी बढ़ेगी। हरदम तना तनी दिमाग से 10-15-20 मिनट आप टेंशन झगड़ा में भाग गए। बहुत रिलैक्स होके पढ़िए। कपड़ा लत्ता जो पहने बहुत ढीला ढाला पहने, कोई ये ना लगे ये गड़ रहा है वो गड़ रहा है, पता लगे आधा दिमाग 5% दिमाग में डाइवर्ट हो गया। 2% छोटे छोटे चीजें ही तो जोड़ करके कंप्लीट चीजें बनाएंगे। और ये कंपटीशन की दुनिया में हर व्यक्ति दूसरे को पछाड़ने में लगा हुआ है। 75 डिस्ट्रिक्ट में 75 डिस्ट्रिक्ट तो आपका अभिनय चल रहा है। हर डिस्ट्रिक्ट में एक बच्चा बहुत माइनॉरिटी ऑब्जर्व में पढ़ रहा होगा कि नहीं होगा? और भारत, पूरे भारतवर्ष का कंपटीशन यूपीएससी है। अपने उत्तर प्रदेश का 75 सेंटर जो मिलेगा, प्राइवेट कितनी क्या है, उसमें कितना सवे 200 लड़के तो सेलेक्ट हो गए। तो आप उन कौन होगा जो छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखकर पता लगा है टाइम चेंज होता है तो हटक कर रहा है, कहीं यहाँ पर कहीं बैठ के पेट के ऊपर टाइट है, तो उसमें क्या दिमाग होगा? आप बिल्कुल मेंटली फिजिकली रिलैक्स रहिए और दिमागी तनाव बिल्कुल न लीजिए। एकदम सोचिए कुछ हम सीख रहे हैं बस इतना। जब ये माहौल अपने आप में, ये सारी चीजें, कोई भी लड़ाई जो जंग होती है उसकी 50% जो चीज होती है वो आप स्ट्रेटजी काम करेंगे। वो स्ट्रेटजी में ये भी बहुत बड़ा पार्ट है। जैसे आपको कमीशन के मेन का कापी मिला, किसी का आधा नंबर हर क्वेश्चन, कितने 20 सवाल आए ना एक पेपर में, मेन में 20 क्वेश्चन है। अब किसी को आधा नंबर ज्यादा मिल गया तो 20 क्वेश्चन का मतलब हुआ 10 नंबर ज्यादा मिला। कई पेपर हुए, 6 पेपर तो नॉर्मली हो गए, तो 10 छक्का 60 नंबर बढ़ गया। और बराबर नॉलेज हो सकता है, जो आधा नंबर ज्यादा पाए उसकी नॉलेज कम हो, लेकिन स्ट्रेटजी क्या है, कहाँ पे कापी पे कैसे लिखना है, कहाँ लाइन करना है, कहाँ बढ़िया स्केच करना है, यही थोड़ा सा अट्रैक्टिव मूड में लिख दिया। वही आंसर जो आपने फ्लो चार्ट दिया है, किसी ने बढ़िया गोला मार फ्लो चार्ट बना दिया है, आधा नंबर कमीशन खुद हो एग्जामिनेशन, आधा नंबर दे दिया। इसीलिए जो भी लिखो लाइनदार कापी पे मत लिखो। बहुत लोग क्या हुआ, आधा नंबर ऐसे ऐसे लिखते चले जाएंगे सब। 3 घंटा मिलता है, 20 सवाल करना होगा, 15 मिनट तो सिर्फ क्या नाम अपना फॉर्मेलिटीज करने लग जाता है ना, भरो ये करो। अच्छा इन्विजिलेटर का भाई क्या है भाई, उनको क्या बोलूँ, ये सब क्या एग्जाम इतना बड़ा है, अरे ये देखो क्या हो गया, ये करो वो करो, आधा 15-20 मिनट ऐसे लगा, आपका एक पीरियड बहुत स्पीड खराब है। अब देखिए ये समंदर का ये सी लेवल है, और समंदर की तली है होगा, यहाँ पर सभी जीव क्या यहीं पर रहेंगे? कुछ जीव यहाँ रहेंगे, कुछ जीव यहाँ रहेंगे, कुछ जीव यहाँ रहेंगे। क्या सभी जीव एक तरह से एक्टिव होंगे? क्या सभी जीव
किसी धारा, जैसे कोई पानी की धारा इधर बह रही है, क्या इसके अपोजिट दौड़ सकते हैं, फ्लोट कर सकते हैं? सभी तो नहीं कर सकते। कुछ लोग धारा के अपोजिट कर सकते हैं, कुछ धारा के खिलाफ नहीं मूव कर सकते है। इन बुनियादों पर ऊपर से लेकर नीचे तक 5 प्रकार के जीवों का वर्गीकरण कर दिया जाता है। किसमें? एक्वाटिक इकोसिस्टम में, जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में जीवों को 5 तरह से इस तरह से कर देते हैं। पहला, जैसे अभी थोड़ा सा करेंगे, पहले तो देखिए, सबसे ऊपर जो रहता है यूरोस्टम, दूसरा पेरिफाइटॉन रहता है, तीसरा प्लैंक्टन रहता है, नेप्टन रहता है, और लास्ट में जो जमीन, जो समुद्र के बॉटम में रहते हैं, वो बेंथोस यानी बेंथिक एनिमल्स रहते हैं, जीव। ऐसे ऐसे पूछेगा इस तरह से, ये नहीं पूछेगा अभी उसमें क्या क्या सब आएगा, वो चीज पूछेगा। मैंने क्या कहा था, एक्वाटिक इकोसिस्टम यूपीएससी लेवल इस तरह का पढ़ाऊंगा, एक आध टॉपिक मजबूती से पढ़ा दो, जिससे आप ये रहे आपको पता लगे सवाल कैसे आता है। मेरी बात सुन लो, लिटोरल में कितना प्रतिशत समुद्र का पार्ट है, और जीवों को कितने प्रतिशत बना देता है ये? दूसरी बात, जो जीव है समंदर के अंदर, उनको कितने डिवाइड किया गया? कौन सा है? सबसे ऊपर यूस्टन, दूसरा पेरिफाइटॉन, तीसरा प्लैंक्टन, चौथा क्या होगा? नेप्टन, और लास्ट क्या होगा? पूछा गया है पीसीएस में, इस तरह पूछेगा, बेंथोस एनिमल कहाँ पाए, बेंथोस जीव कहाँ मोस्टली पाए जाएंगे? ये पूछा गया है। पूछा गया है समुद्र पानी के अंदर इकोसिस्टम में जो बिल्कुल सतह पर रहेंगे, क्या बोलेंगे? यूपीएससी इस तरह से पूछा जाता, पूछे है कि स्टेटमेंट देगा कि वो जीव जो वायु और जल के बीच पाया जाता है, न्यूस्टॉन, एक लगा सीधे सीधे सवाल ऐसे पूछा है, एक स्टेटमेंट दिया है, और दूसरा बेंथोस दिया है, तीसरा पूछा है प्लैंक्टन्स क्या, उसका प्लैंक्टन्स क्या है, और फिर पूछा है लास्ट में पूछा है पहला दूसरा, पहला केवल पहला सही है, दूसरा केवल दूसरा दो सही है, तीसरा दो पहला दूसरा तीसरा तीनों सही है, और चौथा पूछे कोई। जब आपको सारे स्टेटमेंट क्लियर होंगे तभी तो आप कर सकते हैं। एक भी स्टेटमेंट अगर आपका नहीं मालूम हो, कंफर्म है, तो आप तो डायलेमा में आ जाओगे कि क्वेश्चन सही हो कि नहीं सही हो। मेरी बात समझे? अब जो है हम लोग धीरे धीरे अपना सफर की शुरुआत करते हैं। हमने क्या कहा, इस चीज को फटाफट पता तो ना देंगे, लेकिन कुछ टॉपिक को उठाकर मजबूत आइए इस लेवल का, वही 2-3 सवाल आपको निकालना। अब उठाइए, पहला लिख लीजिए, लिख लीजिए एक्वाटिक एनिमल, जलीय जीव, जलीय जीव लिख लीजिए। बताइए जलीय जीव कौन कौन से है? लिख लीजिए, जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में, जलीय
पारिस्थितिकी तंत्र में जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में जंतु और पादप का वितरण, जंतु और पादप का वितरण असमान मिलता है। ये बात क्या सही है? कैसे सही? सनलाइट जाहिर सी बात है, जो समंदर है क्या समुद्रों में, समंदर के अंदर जो प्लांट एनिमल्स क्या एक समान सभी जगह बराबर पाए जाएंगे? नहीं पाए जाएंगे। अभी आपने कहा कि लिटोरल जोन में कितना प्रतिशत लाइफ रहता है? 90%। इसका मतलब लाइफ समान नहीं है ना, यहाँ पाया जाएगा, लिटोरल में ज्यादा पाया जाएगा, लिम्नाटिक्स में कम पाया जाएगा। अब सवाल ये बताइए, चलो अभी पहले दोबारा पढ़ें, धीरे धीरे पढ़ते हैं। पहला लिख लीजिए, क्या लिखा? जब एक लेक्चर हो जाएगा तो बता दीजिए क्या दे देंगे, क्योंकि दूसरा लेक्चर लिखा सकता है। लेकिन फिर भी उनके जीवन और उपस्थिति के आधार पर उपस्थिति के आधार पर उन्हें 5 समूहों में विभाजित किया जाता है। पहला लिख लीजिए, पहला क्या लिखेगी? न्यूस्टॉन। न्यूस्टॉन इसी को ब्लूस्टॉन भी कहा था, ब्लूस्टॉन भी लिख सकते हो साइड में। लिख लीजिए, ये वायु और जल के, ये वायु और जल के अंतःक्रिया के स्थान पर पाया जाता है। ये वायु और जल के अंतःक्रिया के स्थान पर पाया जाता है। देखो, ये एयर है ना, ये पानी, और जो ऊपर तैरेगा तो ऊपर हवा नीचे पानी, अंतःक्रिया के स्थान पाया जा रहा है कि नहीं पाया जा रहा? यही सवाल बार बार स्टेटमेंट देकर पूछा है कि न्यूस्टॉन यहाँ पाया जा रहा है। नेप्टॉन के बारे में पूछा, नेप्टॉन अंतःक्रिया पाया जा रहा है, तो अंतःक्रिया में कौन पाया जाएगा? ठीक है। इसमें सूक्ष्म जीव भी हो सकते हैं, सूक्ष्म प्लांट भी हो सकते हैं, सूक्ष्म एनिमल भी हो सकते हैं, दोनों हो सकते हैं ना। तो आप लिख सकते हो इसमें सोपोषी पौधे, और परपोषी न्यूस्टॉन पाए जाते हैं, और परपोषी
नहीं सिमटी। फाइटो का मतलब न्यूस्टॉन, अपने आप में न्यूस्टॉन। और जू का मतलब न्यूस्टॉन का मतलब न्यूस्टॉन। बात समझ गए? यानी न्यूस्टॉन दोनों हो सकते हैं। ये भी हो सकता है और कोई दिक्कत? आगे लिख लीजिए। लिख लीजिए, एग्जाम्पल लिख लीजिए। तैरने वाले पौधे, तैरने वाले पौधे अपने जीवन का अधिकतर समय, अपने जीवन का अधिकतर समय वायु और जल के अंतःक्रिया क्षेत्र में मिलते हैं। तैरने वाले पौधे अपने जीवन का अधिकतर समय वायु और जल के अंतःक्रिया क्षेत्र में मिलते हैं। Plants which are found in area which interact between air and water. इंग्लिश में कोई पूछ लीजिएगा, ठीक है? आगे लिखिए पेरिफाइटॉन, पेरिफाइटॉन। पेरिफाइटॉन दूसरे नंबर पे आएंगे नहीं आएंगे? लिख लीजिए इसमें, इसके अंतर्गत वह जीव शामिल होते हैं इसके अंतर्गत वह जीव शामिल होते हैं जो जड़ वाले पौधों के जड़ वाले पौधों के तनों और उनकी पत्तियों से जुड़े रहते हैं। देखो ये कहां पाए जाएंगे? ये उन पौधों में पाए, ऐसे पौधों के ऊपर पाए जाएंगे जिनके अंदर जड़ है, तो या तो उनकी तनों पर या पत्तियों पर अटैच है। जैसे आपने देखा कि समंदर की दुनिया में जो नीचे पौधे होते हैं, उन पौधों की जड़ों पर, पत्तियों पर, उसके तनों पर एक काई नुमा संरचना हरी हरी होती है। वही तो जीव एपीजे जीव होंगे। इसमें सूक्ष्म जीव होंगे, या तो प्लांट भी हो सकते हैं, एनिमल भी हो सकते हैं, सूक्ष्म एनिमल भी हो सकते हैं। लेकिन किसके ऊपर पाए जाएंगे? ये कोई पौधा है जिसके पास जड़ है, उस जड़ वाले पौधे के तने पर या पत्तियों पर। अगर पेरिफाइटॉन पाए जा रहे हैं तो उनका क्या रोल होगा, अब बताएंगे आप। भाई फूड चेन होगा तो कहीं ना कहीं ये जो तनों पर है, जो पत्तियों पर है, ये कहीं ना कहीं फूड चेन का पार्ट बना रहे होंगे कि नहीं बना रहे होंगे? अगर वो प्लांट होगा तो T1 होगा, अगर सूक्ष्म जीव होगा तो T2 होगा, सूक्ष्म एनिमल अगर होगा, माइक्रोस्कोपिक एनिमल होगा तो T2 होगा कि नहीं होगा? और जहां T2 होगा वहीं पर तो मछलियां छोटे छोटे जानवरों को खाएंगी, तो ये वाली जगह क्या होगी? T3 वाले के लिए बहुत जबरदस्त जगह हो जाएगी। इसका मतलब है कि पेरिफाइटॉन भी फूड चेन बनाने में बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबल होंगे, फूड वेब्स बनाने में बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबल होंगे। और जब फूड चेन को बना रहे हैं
फूड वेब्स को बना रहे हैं, तो जलीय पारिस्थितिकी तंत्र अभी तो हेल्दी होगा, और जलीय पारिस्थितिकी हेल्दी होगा तो वहां पर ऑक्सीजन होगी कि नहीं होगी, और वो पृथ्वी के धरातल पर ऑक्सीजन दे रहे होंगे कि नहीं दे रहे होंगे। दो बात, जो जीव किसी लैंड मास पर होते हैं और जो जीव पानी के अंदर होते हैं, उनकी टॉलरेंस रेंज जो होती है बहुत ही फर्क होती है। टॉलरेंस रेंज क्या होती है? सहनशील क्षमता। सही देखिए, अब देखिए अभी जाड़ा आएगा, कोई सिचुएशन ऐसी आएगी जिसमें टेम्परेचर उस दिन का 2 डिग्री हो जाएगा, हमारा नहीं हो जाएगा। और जब गर्मी पड़ती है तो गर्मी में टेम्परेचर कभी कभार 50 डिग्री पहुंच जाता कि नहीं हो जाता। लेकिन आप बताइए, क्या हम लोग जिंदा है कि नहीं जिंदा है? हम सब जिंदा दिल जिंदा है। गाय भैंस भी तो हमारे साथ जीवित थी, कुत्ता बिल्ली भी तो जीवित थी। इसका मतलब है जो जीव जो भी है वो सबका टॉलरेंस रेंज क्या है? बड़ा है। लेकिन समंदर की दुनिया में, जो पानी की दुनिया होती है, उसमें जीव का टॉलरेंस रेंज बहुत नैरो होता है। स्लाइट अगर डिफरेंसेस बहुत ज्यादा होते हैं, पूरी चेन टूट जाएगी। T1 टूट सकता है, T2 और कोई भी कड़ी टूटेगी, पूरा फूड चेन, और फूड चेन डिस्टर्ब हुआ तो फूड वेब्स हुआ, फूड वेब हुआ तो इकोसिस्टम हुआ, इकोसिस्टम हुआ तो उसी इकोसिस्टम के पार्ट तो हम है कि नहीं है। इसीलिए स्लाइटेस्ट चेंजेस इन वाटर will lead to catastrophic हो सकता है, disastrous हो सकता है। छोटा सा रेंज अगर बदला टेम्परेचर का पानी का, तो ये बहुत खतरनाक होता है। इसीलिए पानी की दुनिया में जो जीव होते हैं उनमें टॉलरेंस रेंज बहुत छोटा होता है, और जो धरती के ऊपर होते हैं उनकी सहनशीलता बड़ी लंबी होती है। 40-40 डिग्री कम ऊपर देखो, हम जीवित है कि नहीं। 40 डिग्री पानी में जहां हो जाएगा तो खत्म हो जाएगा पूरा। 3-4 डिग्री सेंटीग्रेड पर लेगा तो वो हो जाएगा पूरा। ठीक है, अब देखिए क्या लिखा आपने, लिख लीजिए। इसमें 100 पोषी परपोषी दोनों होते हैं। इसमें 100 पोषी परपोषी सूक्ष्म जीव है। लिख लीजिए एल्गी, एग्जाम्पल लिखिए एल्गी। ब्लू ग्रीन साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया ब्लू ग्रीन लिखिए होता है। ठीक है, लिख लीजिए। इसमें अधिकांश एक्वेटिक इकोसिस्टम में, अधिकांश जलीय पालितंत्र में जलमग्न सतह पर होते हैं, यानी पेरिफाइटॉन्स मोस्टली जलमग्न सतह पर पाए जाते हैं। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लीजिए, पेरिफाइटॉन, पेरिफाइटॉन इनवर्टिब्रेट tadpole
फिशेस के लिए अधिकांश पैरीफाइटॉन, क्या लिखा, पैरीफाइटॉन इनवर्टिब्रेट, टैडपोल, इनवर्टिब्रेट को अकशेरुकी बोलते हैं, टैडपोल, और कुछ मछलियों के लिए एक महत्वपूर्ण खाद्य स्रोत का कार्य करते हैं। खाद्य स्रोत का कार्य करते हैं। सीधी लाइन नहीं, आ रही ना अभी से, जब इसलिए जहां जितने साफ लिखेंगे उतने ही ज्यादा अपने आप को रिफाइन करिए, हर वक्त अपने आप को अंदर सुधार करते रहिए। ये चीज धीरे धीरे इतनी बेहतरीन हो जाएगी मेन तक लिखते लिखते कि आपको कुछ ध्यान नहीं रखना होगा कि इधर जा रही, अपने आप पर चले जाएंगे। हर वक्त अपने आप के अंदर सुधार रखिए, और एक नहीं, हर व्यक्ति अपने अंदर सुधार जब करता रहेगा तभी तो परफेक्ट होगा। मैंने क्या बोला इसके बारे में, बोलो लास्ट स्टेटमेंट क्या बोला? मैंने बताया पेरीफाइटॉन किसके लिए, इनवर्टिब्रेट के लिए, टैडपोल्स के लिए, और किसके लिए, मछली के लिए। ये खाद्य का स्रोत करता है कि नहीं करता है? आपने टैडपोल के बारे में क्या पढ़ा है? टैडपोल के बारे में ही पढ़ा है कि जो मेढक के बच्चे होते हैं पत्तियों पर जाकर के चिपक जाते हैं, खाना खाते हैं, खा रहे हैं कि नहीं खा रहे हैं? और बहुत सारे इनवर्टिब्रेट भी पेरीफाइटॉन को खा रहे हैं कि नहीं खा रहे हैं? मछलियां खा रहे हैं कि नहीं खा रहे हैं? तो एक बेहतरीन फूड चेन बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं? पेरीफाइटॉन क्या एक फूड चेन का बढ़िया निर्माण कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? फूड चेन से फूड वेब बनना है कि नहीं बनना है? और जब ये चीज बनना है तो एक्वाटिक इकोसिस्टम हेल्दी होगा कि नहीं होगा? ऑक्सीजन की लेवल रहेगी बढ़िया कि नहीं रहेगी? एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन लेवल रहेगी कि नहीं रहेगी? ये सारी चीजें इसी से शुरू होती हैं। अगला पॉइंट लिख लीजिए, पंकज क्यों बंद चल तो थोड़ी देर रुक जाते हैं। क्यों आज क्यों